जिस चैप्टर 7। अब इसमें से जो हम क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं वो डायरेक्ट ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और अगर हमें टाइम लगेगा मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। ठीक है। नया तो कुछ नहीं सिखाऊंगी, बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह को रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल 3 तक सारे कर चुके हैं ना। सिर्फ इसमें एक थ्योरम एएसए वाली रह गई होगी। ठीक है, जो इसका प्रूफ मुझे करवाना है। बट यू कंफर्म आपके स्कूल में किस किस को करवाई गई है ये थ्योरम। थ्योरम एएसए, कॉन्ग्रुएंस रूल का प्रूफ। वो थ्योरम इजी है, ये वाली मुश्किल है। ये रट्टा मारने वाली थ्योरम है एएसए। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, आपने उसको रट्टा, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन को रट्टा मारते हो वैसे ही मारना है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली तो हो जाएगी वो कुछ। लोकस, लोकस की थ्योरम नहीं है। लोकस की कोई ऐसा थ्योरम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर ड्रॉ करो। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. So for question number 3, फिगर को ड्रॉ करेंगे। कुछ सोचो, RHS होगा। कैसे बोल रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा जरूरी नहीं है RHS ही लगे। ठीक है। बिना सोचे समझे नहीं बोलना। लिखो। RHS है, पहले तो तीनों चीजें लिखो तुम RHS जो लिख रही हो। ठीक है। बिना सिर्फ एक राइट एंगल को देखकर कभी भी नहीं हमने इस कंक्लूजन में पहुंचना कि RHS लगेगा। विल ऑलवेज कंसिडर कि हमें दिया क्या क्या हुआ है और हम लिख क्या रहे हैं। तो गिवन तो लिखो। बुक कहाँ है तुम्हारी। गिवन लिख, कहाँ लिखा है गिवन। फिगर ड्रॉ कर ली। सो गिवन में हमें दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है। टू प्रूव, और दिया हुआ है इक्वल परपेंडिकुलर्स, जिसका मतलब है AD इज इक्वल टू BC। तुम वेट मत किया करो, कुछ कम से कम गिवन टू प्रूफ तो लिखना सीख, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको तो रिलेट करना सीखो। ये तो ABC है कि हम मुझे वर्ड बाय वर्ड आपको बताना होगा बेटा AD क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है। आपको वो भी दिखानी होगी मुझे। नहीं दिमाग लगाएगी ना, फिर यहां से जितना मर्जी पढ़ लो नहीं चलेगा। बट पहली बार में कोशिश करो कि दिमाग लगे हमारा। फिगर तो कम से कम ड्रॉ करो। राइट, टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट्स AB का मतलब क्या हुआ। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। कौन दो हिस्सों में बट रहा है। CD बस होगा कि दो पार्ट्स होंगे या AB के। CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB, दो हिस्से किसके होंगे। AB के। तो अगर बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट O है, तो हमें क्या प्रूव करना है। वी नीड टू प्रूव दैट OA इज इक्वल टू OB। प्रूफ में आ जाओ। कौन से हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन से दिख रहे हैं। दो ही ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, उनको लेने चाहिए। बोलो नाम उनके। इन ट्रायंगल OAD एंड OBC। अच्छा, पहली चीज क्या लिखोगे इसमें। हम्म। पहला गिवन हमारे पास क्या है इन दो ट्रायंगल्स में, सहज बता। उससे क्या होगा। क्लियर कट चीज दोनों में लिखी हुई है, मैंने गिवन में भी लिखी है, पहले तो वही लिख लो। ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्या चीजें इक्वल करनी होती है, या तो उनके साइड्स या उनके एंगल्स। ट्रायंगल की ये दो, तुम दो ट्रायंगल्स देख रहे हो, क्या इनकी कोई दो साइड इक्वल है। उसको मार्क किया हुआ है तुम्हें, वो भी समझ नहीं आ रहा।
AD इक्वल्स टू BC। आपको मैंने ट्राइंगल में यहाँ पर मार्क किया, बुक में मार्क किया है, तब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें AD और BC इक्वल लेना है, राइट। उसके अलावा और हमें क्या दिया हुआ है? अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो उससे क्या फॉर्म होता है? राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा ले लेंगे? एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC ईच 90। ये दो चीजें तो आपको क्लियर कट कहीं ना कहीं से दिया हुआ है। तीसरी चीज हम क्या लेंगे? तीसरा एक पैरामीटर मैंने आपको कहा था, या तो वो होगा एंगल्स का या होगा वो साइड्स का। तो यहां पर क्या लग रहा है, क्या बनेगा? दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिगर को देखा करो और उसमें से सोचा करो कि हमें और क्या लेना है। अगर नहीं दिमाग लगाओगे, सच में कह रही हूं, रट्टा भी मार लोगे तो कहां से चलेगा काम। सो द थर्ड थिंग वी हैव इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और इससे फिर हम कहते हैं कि ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ कौन सा रूल है? तो तुम जो RHS बोल रही थी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि एक राइट एंगल को देखकर RHS को नहीं फॉर्म कर देना कि नहीं जब तो RHS ही लगेगा। तो यहां पर वी आर टेकिंग टू एंगल्स एंड वन साइड। दो एंगल्स ले रहे हैं और साइड जो है वो बिल्कुल बाहर है। अगर हम ये वाली साइड लेते तब हम कहते AS से लग रहा है, बट वो साइड इस दो एंगल्स के बिल्कुल बाहर है। तो इसका मतलब हम लगा रहे हैं AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। तो इससे जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद एक नेक्स्ट रूल हमने करवाया था, CPCT। तो मुझे अब ट्रायंगल के सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेने हैं। तो जो OA है वो OB से कॉरस्पॉन्ड करेगा। देखो यहां से OA आ गया और यहां से OB। तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB। CPCT, O अगर मिड पॉइंट है तो हम लिख देंगे देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस रूट। CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस रूट। समझ में आ गई? ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके पास। पहले फिगर ड्रॉ करो, इसको लिख लो पहले। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 फिगर ड्रॉ करके गिवन को समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। इस फिगर को समझोगे तभी ज्योमेट्री समझ में आएगी। ज्योमेट्री इज नॉट अबाउट की प्रूफ लिख लिया, लेकिन उस प्रूफ को हमने इंप्लीमेंट कैसे किया है। अगर वो इंप्लीमेंटेशन भी समझ आते हो ना, स्टार्ट करना शुरू कर देते हो समझना, तभी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे। कि देखो मुझे यहाँ पर ये दो लाइंस है जो पैरेलल दिख रही हैं, आपको गिवन भी होंगी। LN M are टू पैरेलल लाइंस। फिर कुछ दो ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं जो कि है P एंड Q। और इस पॉइंट को नाम दिया हुआ है A, यहां दिया हुआ है B, इसको दिया हुआ है C और इस पॉइंट को दिया हुआ है D, और B, A और C को ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद विल ट्राई एंड मैच आर गिवन। L is parallel to M and P is parallel to Q। दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। अब देखो लाइन L कौन सी है, M कौन सी है, P कौन सी है, Q कौन सी है, वो हमें समझ में आ रहा है कि दो लाइंस पैरेलल कैसे कैसे बनी है। उसके बाद टू प्रूव में हमें लिखा है ट्रायंगल ABC। तो उस ट्रायंगल ABC को मैं स्पॉट करूंगी उस पूरी फिगर में है कहां पर। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये प्रूव करना है। और CDA मुझे दूसरा वाला दिख रहा है, राइट। सो आई ट्राई टू, मतलब फिगर में से सीप सीप करना, या फिगर में से हमने उस चीज को अपने हाईलाइट कर लेना अपने ब्रेन में, या किसी तरह से जैसे मैं पॉइंट्स को मार्क कर देती हूँ, या वी इफ वी सी इट क्लियरली तो कहीं ना कहीं से वो हमें अलग दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इसे प्रूव करना है। तो जब ट्रायंगल्स जो दिए हुए हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उनके बारे में ही बात करेंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या ले लेंगे कि सो दैट वी से दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमें गिवन क्या है? पैरेलल लाइंस। अब तुमने एक्सरसाइज 6.2 में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो जब पैरेलल लाइंस लेते हैं तो क्या सिर्फ पैरेलल होती है? क्या उनसे हमने आगे डिड्यूस किया था, क्या चीजें यूज करते थे? व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन
तब किसके बारे में बात करते थे? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर। तो कहीं ना कहीं वही चीजें यूज होंगी। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां से ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस के साथ लिखा हुआ है। तो यहां पर इसका एंगल ए जो कि हुआ ये वाला, और यहां पर एंगल हुआ सी जो कि ये वाला, है ना? तो इनको इक्वल करना है। बात समझ में आई? बैकवर्ड चलो, तुम्हें ट्रायंगल्स गिवन है, तो उसके हिसाब से देखो कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंगली पार्ट्स मुझे इक्वल करने हैं। तो एक का एंगल है, एक का एंगल सी, क्या बन रहा है इसमें? ये ऑल्टरनेट, पर कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी? P इज पैरेलल टू Q। देखो जो Z है वो इस तरह से बन रहा है आपका, यहां से लेकर जा रहे हो, फिर यहां से लेकर जा रहे हो, और फिर सो इफ P is parallel to Q, I will write it like this: P is parallel to Q and AC is transversal। इसको एंगल 1 एंगल 2 लिख दो, समझ में आ जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया? ऐसे ही ये दूसरा एंगल है हमारे पास, इसका एंगल सी और इसका एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 लिख दो। तो सब लाइंस कौन सी पैरेलल हो जाएंगी? एल इज पैरेलल टू एम, एंड फिर से AC इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles। अब बताओ, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो किस तरह से करेंगे? कॉमन नाम कौन सी? AC। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा AC इज इक्वल टू AC, दिस इज कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, रूल कौन सा लगा? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, बस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ आप। जो ये एंगल बन रहा है, ये कौन से वाले से बन रहा है? ये बन रहा है ना, तो कैसे पी लोगे फिर? ये बन रहा है और ये बन रहा है, इसमें यही गलती है। हाउ विल यू से कि तुम क्यों लेना चाहते हो? तो PQ पैरेलल दी ही हुई है क्योंकि आप वो एंगल ले सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ करो, और एक बार खुद ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखो, अगर मैं पहले सिर्फ फिगर ड्रॉ करती हूँ तो आई एम गिवन, मुझे ऐसा कुछ एंगल दिख रहा है। इस एंगल में इस तरह से एक आर्म ली हुई है, दिस इज L। ठीक है, दिस इज पॉइंट A मार्क्ड, और यहां पर कोई B पॉइंट और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, सो गिवन है
लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल पार्ट्स हुए। कौन से दो इक्वल पार्ट्स हुए, ए क्यू बी। इक्वल पार्ट्स कौन सा हुए, ये एंगल ए पूरा दो हिस्सों में बना है ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो कौन से दो इक्वल पार्ट्स हुए, क्यू ए बी एंड पी ए बी। ठीक है, therefore that means angle QAB is equal to angle PAB। फिर हमें दिया हुआ है BP is perpendicular to arms of the angle, so BP is perpendicular to AP and BQ is perpendicular to AQ। टू शो में ना ये तीन चीजें लिखी हैं, हम इनको लिख देंगे टू प्रूव। फर्स्ट, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के साथ, और फिर दिया है बीपी इज इक्वल टू BQ और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, कि जितना डिस्टेंस बीपी है उतना ही डिस्टेंस BQ, इस तरह से। गिवन टू प्रूव लिखो और सोचो कैसे ड्रॉ होगा ये, किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। बनाओ इसको, लिखो। हाँ जी, तुम बताओ सहज और हरसिमरत अब मुझे। आपको पता है कि कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, है ना, उनमें देख कौन कौन से पार्ट्स इक्वल करेगी। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है, दोनों में क्या इक्वल होगा, बताओ हरसिमरत, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है इन दोनों में क्या इक्वल इक्वल लिख सकती हो दोनों ट्रायंगल्स में जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है। 90 डिग्री का हरसिमरत कौन है, उन दोनों में 90 डिग्री। हाँ, कौन से एंगल है बताओ 90 डिग्री का, नाम दो उनके। BAQ 90 है, क्यों है, तो पूरा नाम बता बेटा, क्यों तो मुझे भी पता है कहाँ है, मुझे पूरा नाम बताओ कौन सा लिखोगी। एंगल लिखना नहीं आता, नहीं आता। हाँ तो फिर QAB 90 डिग्री एंगल है। अगर तुम कह रही हो क्यू अगर एंगल 90 बन रहा है तो कौन से एंगल, नाम कैसे लिखोगे उसका, फिर पूरा नाम लिखना है उसका। QB 90 डिग्री है, एंगल होता है QB। कैसे लिखते हैं, अगर तुम QAB बोल रही हो तो कौन सा एंगल है, तो अगर क्यू पे एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसे कैसे लिखा जाएगा, ये सिक्स्थ में सिखाते हैं। क्यू पे एंगल बन रहा है, उसका तीन लेटर का नाम होगा ना, क्या लिखेंगे उसको। हम्म, कोई बात नहीं, बाहर हो जाए, बात एक ही है, जरूरी नहीं। तुम्हें एंगल का नाम लिखना नहीं आ रहा, तुम क्लास में आ किस ले रही हो, तुम्हें एंगल का नाम लिखना, तुम मुझे कह रही हो कि हाँ मुझे आता है एंगल्स लिखने, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ बेसिक्स है एंगल का नाम लिखना, हाँ जी वर्टेक्स में सेंटर में लिखना है, तुम्हें एंगल क्यू लिखना है, पूरा उसका नाम बताना है, तुम नहीं बता सकती।
इकट्ठा ही बताओगे, जो नाम हो सकता है उसका बताओ। हाँ, तो क्या इसमें मुश्किल हो रही है? क्या मैं ऐसा बोल रही हूँ जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? हाँ, दूसरे वाले का क्या नाम बताओगी? बी क्यू है तो यहाँ कोई वर्टेक्स हमने मार्क किया है, तो क्या बता दोगे उसको फिर? और ट्रायंगल के अंदर बताना है तो क्यों आप तुम बाहर लोगी फिर? राइट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, पहले कौन सा लिखेंगे? अगर ट्रायंगल एपी भी पहले लिखा है तो ए क्यू भी पहले लिखेंगे। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। हाँ जी, दूसरी चीज सहज बताओ, दूसरा हम क्या ले सकते हैं? गिवन दिया हुआ है हमें, उस चीज को रिलेट करो गिवन में। तुम भी पढ़ो साथ में, गिवन में हमें और क्या दिया हुआ है? पढ़ो, पहली लाइन क्या लिखी हुई है क्वेश्चन में? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जो एन है वो ए को बाइसेक्ट। हाँ, तो उससे क्या होगा बाइसेक्ट करने से? एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए बी। वो तो ठीक है, लेकिन पहले कौन सा लिखेंगे? पहले पी ए बी। हाँ, तो लिखो फिर उस हिसाब से बोलो। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी बिकॉज एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, या फिर हमने गिवन में लिख ही दिया है। ठीक है। अब तीसरी चीज बताओ कौन सी लेंगे? जो दो ट्रायंगल्स ले रहे हो ना, उन्हीं को बार बार देखा करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे फिगर को ओवरऑल देख रही हो, तुम सेग्रीगेट नहीं कर रही हो। तुम एपीबी को देख रही हो अलग से ऐसे करके, फिगर में हाईलाइट कर रही हो अपने। बार बार पेंसिल लो, इस चीज को नोटबुक पे किया करो, इस चीज को हाईलाइट करो नोटबुक पे, जहां लिखा है ना तुमने फिगर इन ड्रॉ की नोटबुक पे, कहाँ किया? तो पीछे फिगर ड्रॉ करके क्या कर लोगी? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जहां पर आपका प्रूफ लिखा होगा वहीं पर। पता क्या है? द रीजन इज यू नॉट ट्राइंग इनफ। तुम ट्राई ही नहीं कर रही हो कि मैं समझ कर जाऊं। तुम कह रहे हो आ रहे हैं बस जा रहे हैं। तुम सच में दोनों ही ऐसे हो, तुम ट्राई नहीं करना चाहते कि नहीं बस ठीक है जाए, मस्ती मारे और जाए, उसके बाद देखेंगे। आज का दिन निकाल ले, कल की कल देखेंगे। दिस इज द ओनली रीजन मैं सच में गुस्सा हो रही हूँ। बच्चा ट्राई करता है, देख रहा है उस चीज को, तुम कह रहे हो अपने आप दिमाग में, तो यू नॉट ट्राइंग टू ओपन योर माइंड एज वेल। आपको मैंने गिवन में लिखवा दिया तो उस चीज को तुम्हारा पढ़कर लिख ही नहीं रही है, 10 मिनट लगा रही है तो एंगल को पढ़ने के लिए, नाइन्थ में होकर। दैट मीन्स माइंड शट किया हुआ है हमने अपना, और उसे हमने ओपन करना ही नहीं है। तीसरी चीज इसमें क्या आएगी? ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन। तो उसके बाद आएगा ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। राइट। और रूल कौन सा लगेगा? ये एंगल लिया देखो हमने, ये वाला एंगल लिया, और ये साइड ली हम ए एस, तो ये आ जाएगा ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। द ओनली रीजन वाई आई एम स्कोल्डिंग यू, सीरियसली तुम अपना माइंड बंद करके बैठी हुई हो कि मैंने नहीं समझना। तुम एंगल का नाम नहीं बता रही, फिर मैंने गिवन में लिखा हुआ फिगर एक जगह ड्रॉ की, मतलब टाइम पास कर रहे हैं हम बैठकर यहाँ पे। जब तक तुम खुद एफर्ट नहीं करोगे तुम खुद सीख ही नहीं सकती हो। तुम एफर्ट नहीं कर रही हो। आपको मैं एंगल पूछ रही हूँ, तू 10 मिनट लगा के मुझे एंगल का नाम बता रही है। बताओ क्या सीख लेंगे फिर हम? नहीं समझ में आता तो बोलो मैम मुझे नहीं आता एंगल का नाम बताना। जो पहली क्लास हुई थी आपने बोला नहीं एंगल तो बताने आते हैं, एंगल का नेम लिखना तो आता है, विच इज एक्चुअली अ बेसिक थिंग, जो सिक्स में, मुझे पता है सिक्स में सिखाया जाता है सारे एंगल्स के नेम लिखने। डिफरेंट टाइप ऑफ 3 तरह के नेम लिखो, क्यू ए बी, बी ए क्यू, एंगल ए, सब जगह ऐसा क्या हुआ है। फिर हम उसके बाद उसको घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं क्या मैंने पूछ लिया। तो यहां से मेरे पास आ गया एपीबी और एक्यूबी कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? सीपीसीटी। तो सीपीसीटी में देखो जो पूछा हुआ है ना प्रूफ में, वही हमें लिखना होगा। बीपी और बीक्यू लिखा हुआ है, सो देयरफॉर, क्योंकि पहले एपी की बात कर रहे हैं तो यहां पे पहले बीपी इज इक्वल टू बीक्यू सीपी सीटी, और जो इसके साथ लिखा हुआ है दैट इज बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? एक आपने किया था एग्जांपल नंबर 2, जो तुम लोकस की बात करी और टीचर्स तुम्हें तो समझा रही हैं, वैसे इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, जो ये चीज है ना, बी इज इक्विडिस्टेंट, और उसमें हमने किया था एग्जाम्पल 2 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं लिखवा देती हूँ, अगर ये लिख लिया है तो।
ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया था देखो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसको बाइसेक्ट किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया है, एक एंगल लिया और उसका एंगल बाइसेक्टर बना। ठीक होगी बात। यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, इस चीज को तुम बहुत बार यूज करने वाले हो 10th क्लास में भी आकर, और इस चीज में हमने लिया है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर तो नेम ही बता देता है कि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका अब यूज क्या है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लोकस, कि हम ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर ना सारे के सारे पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो जब उनका पाथ ट्रेस करेंगे, हमने कहा ऐसे पॉइंट्स मार्क करो जो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब ऐसे सारे पॉइंट्स ट्रेस करते हैं तो हमारे पास जो पाथ बनता है, जो ये लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लोकस। तुम अगर टीचर तुम्हें सिखा रही है तो इसमें लिख लो, ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ऑल पॉइंट्स किस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, किसका, लाइन सेगमेंट का, आर इक्वी डिस्टेंट लाइन सेगमेंट पे तो सेम होनी चाहिए। ए बी। लाइन सेगमेंट ही होगी, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा ना बेटा, लाइन का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, लाइन सेगमेंट का होना चाहिए, है ना। ऑल पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये चलता रहेगा। ठीक है। ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, ठीक है, मैंने उसको लाइन की तरह ड्रॉ किया है और इसको लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन एक डेफिनेट लेंथ को आप बाइसेक्ट कर सकते हो। सो ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था, हमने एक एंगल लिया, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेकर हमने कहा एक आर्म पे जाओ और दूसरी आर्म पे जाओ, दोनों में से किसी भी आर्म पे चली जाओ, आइदर गो टू ए बी और टूवर्ड्स बी सी, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर ही लेना है आपने। ठीक है, परपेंडिकुलर जाना है, क्योंकि लंबा तो जैसे मर्जी चल सकते हो, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस सबका रखना है, शॉर्टेस्ट रखना है, तो वो परपेंडिकुलर होगा। राइट। और एक इंस्टेंट भी होता है कि जब हम चलते हैं तो सीधा ही जाते हैं, अगर सड़क क्रॉस करते हो तब परपेंडिकुलर में क्रॉस करते हो, स्लांट में नहीं क्रॉस करते। दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज वही लिया। तो आपने अभी प्रूव किया था कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम देती हूँ पी क्यू आर, तो आप कह रहे हो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ऑल पॉइंट्स ऑन एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर तो क्लियर है ना, एंगल का बाइसेक्टर है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। ऑल पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। कि ये पॉइंट को अगर मैं यहां पे रख दूंगी और यहां से परपेंडिकुलर चलूंगी, तब जितना डिस्टेंस ये है या इधर आना, दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसको यहां पे रख दिया तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहां से आएगा। समझ में आ गया। एंगल बाइसेक्टर पे सभी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द आर्म्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सभी पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स। कुछ कुछ प्रूफ करना था तो बस बाइसेक्ट हो जाता है। वो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी इज परपेंडिकुलर, नहीं ये वाला नहीं है, ये है इसका एग्जांपल नंबर 7।
वो लोकस आपको बताकर सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही सेम चीज है। एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। ये हम लोग कर सकते हैं फिर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है। जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया ना, ये कम चांसेस है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग भी है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7। 8 थोड़ा लंबा है, ठीक है, कंफ्यूजिंग 8 भी है। तो 2, 6, 7, 8, इनको हमें 3 या 4 बार लिख लिख कर करना होगा, तब जाकर रट्टा होता है कि हाँ ऐसे ही सॉल्व होगा और समझ में आना शुरू होता है। तो सबसे पहले आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी। तो आप देखोगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है जिसको सी पर राइट एंगल ड्रॉ किया है। तो ये देखो, ये आ गया सी, ये ए और ये बी। एम इज द मिड पॉइंट। यहां पर हमने ए बी का मिड पॉइंट लिया, जो कि है हाइपोटेन्यूज। एम उसका मिड पॉइंट है। सी इज जॉइंट टू एम, इस सी को ऐसे ज्वाइन कर। ठीक है, उसके बाद इसी सीएम को आगे प्रोड्यूस किया पॉइंट डी पर। पॉइंट डी तक इसको आगे खींच कर ले गए, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। प्रोड्यूस करने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, कोई टिल्ट नहीं है। अगर लग रहा है तो वो फिगर नॉट एज पर स्केल, ये ऐसे। ठीक है, इसी को आप आगे खींच कर ले गए पॉइंट डी तक। किस कंडीशन के साथ? कितना खींचना है कि जितना डिस्टेंस सी डी है, सीएम है, उतना ही डिस्टेंस डीएम। समझ में आई बात? राइट। डी इज जॉइन टू पॉइंट बी। अब इस कहते हैं डी पॉइंट तो हमने मार्क किया कि जितना सीएम है उतना ही आगे डीएम हमने ड्रॉ कर दिया और लाइन में ही जाना है। राइट, अब इसको ज्वाइन कर दिया, बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया और इतनी सारी चीजें हमें प्रूव करने को कह दिए। ठीक है, तो गिवन में हमें पता है ट्रायंगल ए सी बी है, राइट एंगल एट सी। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, उसको इन बिटवीन लिखा जाता है यूजुअली। अगर आपने एबीसी लिखा है ना और उसको बता दिया राइट एंगल दैट सी, वो भी ठीक है। यूजुअली वी राइट एसीबी। अगर एबीसी लिखा होगा ना अकेला, तो मैं मानकर चलूंगी कि राइट एंगल बी पे बना है। लेकिन उसने क्लियरली मेंशन किया कि ट्रायंगल एसीबी, राइट एंगल दैट सी। राइट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसका मतलब हुआ ए एम इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, अब अगर सी को ज्वाइन कर दिया, वो सब आगे से सबका मतलब ये था कि ऑल्सो हमें दिया है सी एम इज इक्वल टू डी एम। सी एम जो है वो डीएम के इक्वल है, ये तो हमें बताया था। ये हमने अपना इन्फर किया कि एम इज द मिड पॉइंट, तो इससे हमने, अच्छा एम मिड पॉइंट होने का मतलब है कि जो दो हिस्से हुए वो आपस में इक्वल है। राइट, अब सबको ज्वाइन कर दिया। टू प्रूव में ये 4 हिस्से हमें आए हैं लिखने के लिए, इसको लिख लो। ठीक है ना, एक एक करके इन्हें प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी एंड सी एम इज हाफ ऑफ ए। ये 4 चीजें हैं, इन सबको हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना है। पहली चीज तो जो दिया हुआ ना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी वाला, वो देखो कि उनको कैसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। बेटा कुछ भी दे दे, पूरा क्वेश्चन तो तुम्हें दिया हुआ है ना, तुम्हें रात तो ऐसे ही मान कर जाना है। अगर सिर्फ लास्ट दिया होगा, वैसे आम नहीं दिया होता कि सिर्फ लास्ट दिया, तो तुम्हें पता तो लग ही जाएगा। इतना तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग अपना रखना ही है। अगर एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है सी एम इक्वल्स टू हाफ है, तुम्हें पता है वो चारों चीजें रखनी है, रट्टा तो लगना ही लगना है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले चीज है हमारे पास, हमें दो ट्रायंगल्स, उसने बताया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो पहले तो जब हमने प्रूफ लिखना है कि उन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, क्या चीजें हमें दी हुई हैं उनके बारे में। एएमसी क्या दिया हुआ है बेटा?
AMC एंड ट्रायंगल BMD। हाँ, तो क्या दिया हुआ है पहले हमें? एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, और ये आपने लिख दिया दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे? हाँ, कौन सा उसके बाद? वो कैसे पता? कैसे वर्टिकली हो? अगर तुम्हारे ये वर्टिकली हो गए, ट्रायंगल कौन से हैं ये? मैंने कहा था ना ट्रायंगल पहले स्पॉट करो, तुम्हें ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें और कौन सा एंगल है? हाँ, AMC तो तुमने लिख लिया वर्टिकली। उसके अलावा ACB। ACB जो है वो इस ट्रायंगल में है। ACM, हाँ उसको क्या बताएंगे? क्यों? क्यों? हाँ, DMB। अगर M तुम ले रहे हो बेटा तो खुद सोच, तो कह रहे ये एंगल इसके इक्वल है, हो सकता है? फिर आप रैंडमली मत बोलो, बोल रहे हो ठीक है, पर उसके बाद देखो कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं। ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ? ट्रायंगल्स में मार्क की हुई चीजें हैं मैंने तुम्हारे सामने। आपको, हाँ, साइड्स क्यों नहीं दिख रही मार्क की हुई है? अगर आपने एक एंगल ले लिया वर्टिकली ऑपोजिट, मैं तुम्हें रोक रही थी कि मुझे उनको पूछने दो। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। हाँ, साइड्स कौन सी लेंगे? हाँ, किसके इक्वल है? MC। पहले कौन सी लिखेंगे? CM इज इक्वल टू DM, ये हमें गिवन है। दूसरा क्या है? यहां से AM इज इक्वल टू BM, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, कौन से रूल के साथ? CPCT। वेरी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं CPCT से, है ना? हाँ, कौन से रूल के साथ? इधर, इधर देख, क्या लिया है? AAS क्या होता है? हाँ, एंगल एंगल साइड। इसमें क्या लिया है तुमने? तुमने जो प्रूफ में तीन चीजें लिखी है, ये क्या है? ये एंगल है कि साइड है? ये कौन सा है? साइड साइड साइड। आप, हाँ हाँ, दिस विल बी साइड एंगल साइड। तुम साइड 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 बोल रहे हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो? बोलना जरूरी नहीं है, थिंक लॉजिकली एंड देन स्पीक। बोलो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सोच कर बोलो, ठीक है? दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखो। अब हो गया ना, SAS आ गया। अब SAS आने के बाद, हेलो, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। सो फॉर SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने ये तो चीज हमारी पहली वाली तो प्रूव कर दी। इसके साथ अब देखो यहां से ट्रिकी स्टार्ट होता है। DBC राइट एंगल करने को कहा है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? आपने देखो, पहले तो जब हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, इसका मतलब CPCT लगा रहे हो। अब तब कह रहे हो कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी एंगल ACM, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, CPCT। समझ में आ गया? ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है। हमें लगता है CPCT से हमने एंगल्स इक्वल कर दिए। ये राइट एंगल यहाँ ट्रायंगल के बाहर दिया हुआ है। यहां पर भी राइट एंगल, अगर आपको DBC राइट एंगल है ना, ये वाला एंगल DBC को राइट एंगल प्रूव करना है, तो ये ट्रायंगल के बाहर है। आपने ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए। एडजेसेंट कैसे? हाँ, नहीं ले सकते। हमें ये भी थोड़ी पता है कि ये भी एंगल्स इक्वल है कि नहीं है, तभी कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सो एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। तुम्हारा फोन क्यों आ रहा है?
बोल रहे हो एमडीएम उसके बाद अब लिखो, अब जो ये एंगल्स हैं, ये एसीएम एंड बीडीएम, बाहर जाके बात कर लो एक बार, एसीएम एंड बीडीएम, ठीक है। तो लिख देंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AC is parallel to BD। ठीक आ गया, AC is parallel to BD, ठीक है। अब आप इसमें सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखकर लिखना, यहां पर आप डायरेक्टली सीपीसीटी नहीं लिखोगे, कोई एडजेसेंट एंगल्स करके नहीं लिखोगे, नथिंग इज मेंशन। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल्स है ना, उसी से हमने ये दो एंगल्स हमने इक्वल लिए। तो जब ये दो एंगल्स इक्वल लिए ना, तो इससे आप कहोगे कि इसका मतलब है कि बीडी और एसी पैरेलल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ गया। अब यहां से कंफ्यूजिंग फिगर स्टार्ट होती है कि हमारा ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल आ गए थे, इसका मतलब ये जो बीडी है और ये एसी है, ये आपस में पैरेलल लाइंस है। अब आ जाएंगे कि बीडी इज पैरेलल टू एसी एंड बीसी इज ट्रांसवर्स, therefore angle dbc plus angle acb is 180 degrees co-interior angles। dbc plus abc is 180, they are co-interior angles। so dbc नहीं पता, लेकिन AC भी आपको पता है 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से आपने बता दिया कि डीबीसी भी 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल। तो इसका सबसे ट्रिकी पार्ट जो है वो यही है, सेकंड वाला पार्ट। इसमें आपने जो छोटे वाले दो जो साइड वाले ट्रायंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट लेकर सब लेकर उन्हें आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमने लिए ये दो एंगल्स, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं, तो आपने कहा बीडी और एसी पैरेलल है। अब बीडी एसी पैरेलल से हमने लिए को इंटीरियर एंगल्स, जो कि होते हैं सप्लीमेंट्री, और उससे हमारे पास ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। तुमने एडजेसेंट बोला ना। हाँ, वो पर हमें पैरेलल लेने के बाद प्रूव करना है, पहले नहीं। आप ऑन द फेस ऑफ इट नहीं कहोगे, आप पहले ये लिखोगे कि हमने पैरेलल प्रूव किया है, उसके बाद वो को इंटीरियर बने। ऐसे हम लोग चाहे दिख रहा है फिगर में तब नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, ये आप बहुत आसानी से प्रूव कर लोगे। डीबीसी और एसीबी को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इतना समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट लिख लिया इसका, ये रेफ कर दो ना। हाँ, ये लिख लो पहले सेकंड पार्ट, फिर हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। तो जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है वो दिया हुआ है, तो उनको हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी, डीबीसी एंड एसीबी। तीसरी साइड तो मेरे को कॉन्ग्रुएंसी में लेनी है। तो मुझे बताओ, इनमें से एक चीज तो हमारे पास कॉमन है, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं ना, तभी मैं कह रही हूँ इसको। अगर मैं इस फिगर को दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको लगता है, तो हमेशा फिगर को अलग से फिर से ड्रॉ कर लो। आपको क्वेश्चन को समझना है, उसको पूरा समझ, अगर फिगर थोड़ी सी लगती है कि मेसी हो गई है, सो इट मेक्स सेंस ऑलवेज टू रीड्रॉ इट, ठीक है। तो ये आ गया डी, ये आ गया बी। अब ये हमारा टिपिकल एग्जांपल है ओवरलैपिंग का, कि देखो एक ट्रायंगल हमने ऐसे रखा था जिसको नाम दिया डीबीसी, और एक ट्रायंगल हमने इस तरह से बनाया जिसको हमने नाम दिया एसीबी। इसमें बीसी और बीसी को इकट्ठा जोड़ दिया। बात समझ में आई। दोनों ट्रायंगल्स को उठाकर ऐसे हमने इकट्ठा जोड़ दिया, राइट। अब हो क्या रहा है, हमें प्रूव करना है इन दो ट्रायंगल्स, मतलब ये और ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहली चीज तो आप इसमें क्या ले लोगे, राइट एंगल। फिर दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, इनका जो बेस बीसी है वो कॉमन है। तीसरी चीज, आपने ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, ये जो हवा में ऐसे दो बन रहे हैं, है ना। तो इसका ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैं बीडी और एसी इक्वल कर सकती हूँ ना, वो ट्रायंगल्स पीछे ऊपर कॉन्ग्रुएंसी लिखी है उसके हिसाब से।
ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या लिखती हूँ, इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, पहले मुझे दिखा बीसी इज इक्वल टू बीसी, मैंने लिख दिया कॉमन। फिर मुझे एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल ए बी एसीबी, ईच 90, हम प्रूव कर चुके हैं। और फिर हम लिखेंगे यहां पर बी डी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, और हमने फिर उसमें लगाया सीपीसी। अब देखो, तुमने ये 90 डिग्री एंगल लिया था, ये लिया, और फिर बीसी लिया, क्या बन गया, एस ए एस। राइट एंगल का मतलब आरएचएस नहीं होगा, राइट एंगल का मतलब है कि देखना है कि कौन सा रूल लगा रहे हैं। आरएचएस तब लगेगा जब आपने हाइपोटेन्यूज को लिया है, यहां पर नहीं लिया। तो फिर आ जाएगा ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। गिवन ही नहीं है, कैसे ले लेंगे, वो बाद में होगा ना, पहले आपको बता सकते हो कि आपने बिना किसी इंफॉर्मेशन के हाउ कैन यू से द हाइपोटेन्यूज आर इक्वल, या तो मैं दिया हो। वो कॉन्ग्रुएंसी के बाद है, कॉन्ग्रुएंसी से पहले नहीं है। समझ में आ गया, वो कॉन्ग्रुएंसी के बाद है, कॉन्ग्रुएंसी से पहले नहीं है। तुम्हें दिया हुआ है, देखो मैं कह रही हूं ए बी और ये इक्वल है, मतलब ए बी ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है, मैं ये इक्वल कह रही हूँ। अब तुम उसकी वजह से कह रही हो कि अगर ए एम इक्वल टू बी बी एम है, लेट मी से वो 3 सेंटीमीटर ईच, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। फिर तुम्हें कह रहे हैं सी एम इज इक्वल टू डी एम, तुम इसको भी कह रहे हो कि नहीं ये भी 3 है, मैं इसको 4 सेंटीमीटर लिख लूंगी, बन सकता है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब बताओ क्या ए बी और बी सी डी इक्वल हुए, नहीं ना। दिस इज व्हाट इट मेंट बाय कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि ए एम और सी एम इक्वल है, मैंने कहीं भी ये डिड्यूस नहीं किया, ना मुझे गिवन है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए एम और बी एम इक्वल है, तो इसकी वजह से मैं उसे सी एम के इक्वल नहीं कर दूंगी। हाँ, फर्दर इंफॉर्मेशन दी हो तो शायद हम निकाल लें, पर हम ऑन द फेस ऑफ इट ये नहीं कह सकते, ना ही ये कभी मानेंगे। ठीक है, अब आ जाए, यहां तक हमारे पास आ गया कि ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो इससे मेरे पास आ गया कि यहां से सीडी और यहां से एबी आपस में इक्वल है, सीपीसीडी। एक का सीडी और एक का एबी इक्वल है बिकॉज ऑफ सीपीसीडी। समझ में आ गया, लेकिन प्रूफ तो क्या करना है, सीएम। अब पूरी सीडी के दो हिस्से थे, सीएम प्लस डीएम, और एबी तो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमें सीएम चाहिए ना, तो सीएम प्लस डीएम कर दिया। और सीएम जो है वो डीएम के इक्वल है, तो यहाँ पे सीएम प्लस सीएम इज इक्वल टू ए बी लिख दिया, बिकॉज सीएम इज इक्वल टू डीएम। तो 2 CM इज इक्वल टू ए बी, और सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, हेंस सीडी के दो टुकड़े थे, डीएम और सीएम, तो यहाँ सीएम प्लस डीएम लिख दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, गिवन ही है हमें पहले ही, तो हमने डीएम की जगह सीएम लिख दिया। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसकी जगह रिप्लेस करके कहा 2 CM इज इक्वल टू ए बी, और सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बाकी ये अगर घर से अच्छी तरह से पढ़कर आओगे तो क्वेश्चन नंबर 2, कल क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, क्लास में एक बार फिर से सॉल्व होगा। जो बच्चे आज एब्सेंट है वो कल आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनका भी ये रिविजन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये ऐसे क्वेश्चन है कि दोस्त जाके घर पे एक बार लिखने लिखने हैं, चार। अगर इसको लगातार 5 डेज लिख लोगे ना, प्रॉपरली याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी लिखो ये वाला क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा अपना पॉलिनोमियल्स रिवाइज कर लेते हैं।
ये आपके पास आएगा, यू नीड टू फैक्टराइज 5x² प्लस y² प्लस 18z² -2√5xy -6√2yz प्लस 6√10xz। तो फॉर्मूलाज की लिस्ट में पहले देखा करो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये कौन से फॉर्मेट में आपको एक्सपेंशन बदल कर आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? ठीक है, तो 5x² किसका स्क्वायर होगा? √5 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y का होल स्क्वायर, और 18 को क्या लिखेंगे? 3√2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे आए तो हमें कुछ टर्म्स माइनस में दिखी, है ना? तो अगर ये माइनस में दिख रही है और ये भी माइनस में दिख रही है, तो तीनों में से किसी एक या दो को माइनस होना है। तो कौन सी टर्म को माइनस करोगे? y को। क्यों? क्योंकि इसमें y और इसमें भी y आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि y की वजह से माइनस हुआ। तो प्लस 2√5x इंटू -y प्लस 2 इंटू -y 3√2z 2 इंटू √5x 3√2z। समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस बिकम्स √5x -y प्लस 3√2z का होल स्क्वायर, जिसे आप लिखोगे √5x -y प्लस 3√2z √5x -y प्लस 3√2z। समझ में आ गया इसको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिख लिया? हाँ जी। बारिश होगी। नेक्स्ट लिखना है आपने, इसे फैक्टराइज करना है, which is 1 -18y -63y। बिल्कुल ठीक है, कैसे करोगे इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विल सी। ना बिल्कुल सीरियस होकर क्लास में बैठ, जिस हिसाब से मैथ आ रहा था, मजाक तब अच्छा लगता है जब, या वो जब मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जब पता है कि पहले ही हम लोग थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैथ्स और हम पढ़ नहीं रहे हैं उस हिसाब से, तो फिर मजाक भी अच्छा नहीं लगता। +3/1 -51/। तो अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, 63y², 63 और 1 को -63 हो गया, ठीक है ना? तो उस -63 के फैक्टर्स किए,
तो ये क्या हो जाएगा, 21 into 3, देन वी हैव 9 into 7, 9 7 जो 63 होता है, तो ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड हुए, 1 - 21y प्लस 3y माइनस 63y। यहाँ से 1 कॉमन लिया, 1 - 21y, यहाँ से प्लस 3y कॉमन लिया, 1 - 21y। तो ऑब्वियसली 1 + 3y, 1 - 21y। नेक्स्ट लिखो। अगर मान लो तुम्हें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 8p³ प्लस 12/5p² प्लस 6/25p प्लस 1/125, इसे फैक्टराइज करना है। क्या लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको क्यूब दिख रहा है, क्यूब के 4 फॉर्मूलाज किए हैं, चारों में से ट्राई करो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। पर इधर क्यूब है कि स्क्वायर है? हाँ, तो ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। ठीक है, अगर एक क्यूब है तो उसके साथ दूसरा कोई क्यूब हमारे पास होना चाहिए। एक क्यूब है ना अपने पास, तो दूसरा क्यूब क्या दिख रहा है आपको? 1/125। तो फॉर्मूला अब सोच कर आओ दिमाग से कि फॉर्मूला वाइज हम लोग क्या लगाएंगे। दिस विल बी 2p का होल क्यूब, दिस इज 1/5 का होल क्यूब। ठीक है, तो a³ + b³ 3ab इंटू a+b, सो 3 into 2p into 1/5, 2p + 1/5। ठीक है, तो कोशिश बस उसी फॉर्मूलाज को याद रखने की है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी कर लो, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होंगे कुछ भी कर लेना, नहीं समझ में आएगा। बट उन दोनों में से क्यूब के फॉर्मूला ना, तो दो ही चीजें या तीन चीजें ही ट्राई कर सकते हो। या तो सेपरेट दिए होंगे, सेपरेट नहीं दिया हुआ, इकट्ठी टर्म्स दी हुई है, तो ट्राई कि क्या ये चीज बन जाती है। 1/5, 2p + 1/5। So this will be 2p plus 1/5 का whole cube, which is 2p plus 1/5, 2p plus 1/5, 2p plus 1/5। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ।